मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, BC पार्ट सेकेंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक आज अपन स्टडी करेंगे, जिसमें अपन ने पहले पिछली बार पेपर क्रोमेटोग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इसके प्रथम अन्वेषक होने का श्रेय एंगॉन स्टॉल को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1956 में TLLC तकनीक का आविष्कार किया था। इस विधि में क्या होता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल और एल्यूमिना जैसे एब्जॉर्बेंट की एक पतली सी परत एक प्लेट में बना लेते हैं, उसे हम क्रोमोप्लेट कहते हैं। बाकी सिद्धांत तथा विधि से पेपर क्रोमेटोग्राफी की ही भांति होती है। इस सिलिका जेल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल लेते हैं या फिर जल में एक गाढ़ा घोल बना लेते हैं। इस घोल के अंदर स्टार्च और कैल्शियम सल्फेट भी डाल देते हैं, जिससे कि कई बार जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। इस गाढ़े घोल को कांच की एक प्लेट स्लाइड पर फैला देते हैं और फिर इसे ओवन या डेसिकेटर में सुखा देते हैं। ऐसे कई प्लेटें तैयार करके डेसिकेटर में भंडारित करके रखते हैं। जब हमें कार्य करना होता है तो इसके आधा घंटे पहले हम कांच की प्लेट को 105 डिग्री पर शुष्क होने के लिए रख देते हैं। अब इस शुष्क प्लेट पर पेंसिल में रेखा खींचकर पेपर क्रोमेटोग्राफी की भांति विलेन में बिंदु लगाए जाते हैं और इसके सूखने के पश्चात पहले हम बिंदु लगा देंगे लाइन खींच के, और इसके सूखने के पश्चात जैसा कि डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये TLC जार होता है। इस TLC जार में इस प्लेट को लटका दिया जाता है और फिर उसके बाद इसमें सॉल्वेंट डाल देते हैं। सॉल्वेंट डालने के बाद इसको धीरे धीरे इस पर चढ़ने दिया जाता है। जब ब्लैक कांच की पट्टी को ऊपर की ओर चढ़ता है तो अधिशोषित प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न होने के कारण एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होगी। इसमें अलग अलग हमें स्पॉट्स मिल जाते हैं और 30 मिनट बाद हम इसको निकाल लेते हैं। इसको वापस सुखा लेते हैं 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या धूप में रख के भी सुखाया जा सकता है। और फिर इन प्लेटों को दूसरे रंजकों का छिड़काव करके हमें उन सब अवयवों की प्रकृति, मात्रा आदि स्पष्ट हो जाती है। ये बाकी चीज़ें जो है इसकी बिल्कुल सच वैसे ही है जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में होती है। इसके बाद हम आते हैं कि क्रोमेटोग्राफी में किस पदार्थ का पृथक्करण की दक्षता की RF वैल्यू डिपेंड करती है। इसमें RF वैल्यू डिपेंड करने का ये है, आप डायग्राम में देखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम इसमें जो पॉइंट्स लगाते हैं, एक पॉइंट हो जाता है सॉल्वेंट जहाँ तक चला, ये सॉल्वेंट चला, और एक पॉइंट हो जाता है जहाँ पर कि विलय पदार्थ जो है वो चला। तो हमने बताया कि पेपर तथा पतली परत क्रोमेटोग्राफी में पदार्थ के विलयन को बूंदयुक्त विलय पेपर तथा पतली परत युक्त स्लाइड से किसी विलायक में रखा जाता है। तो ऊपर चढ़ने के लिए केशनली प्रभाव के कारण विलायक के कण ऊपर की ओर बढ़ते हैं तथा विलय पदार्थों के कण दो प्रकार के परस्पर विपरीत बल कार्य करता है। विलायक के कण उसको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, जबकि एब्जॉर्बेंट जो होता है उसको वहीं बांधे रखने का कार्य करता है और पीछे खींचने का प्रयास करता है। तो दोनों विपरीत बलों की परिणामी प्रभाव के फलस्वरूप विलय पदार्थ के कण जितना आगे बढ़ पाते हैं उसका माप RF वैल्यू निकाली जाती है। तो RF वैल्यू क्या हो गई? किसी विलय पदार्थ द्वारा उच्चतम सांद्रता वाले बिंदु से ऊपर की ओर तय गई दूरी या विलायक के द्वारा प्राप्त तय की गई दूरी के मध्य के अनुपात को RF वैल्यू कहा जाता है। इस RF वैल्यू का फॉर्मूला हो गया पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी अपॉन विलायक द्वारा तय की गई दूरी। और ये ऑलवेज इसकी जो है वो यूनिट नहीं होती। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई है कि अपन जैसे विलायक गया, विलायक अलग अलग जगह सेंटीमीटर में आया और पदार्थ जो है वो अलग अलग सेंटीमीटर में आया। इन सब का अपन देखते हैं तो क्वेश्चन पश्चात RF वैल्यू जो है सबकी सेम आती है, यानी सॉल्वेंट जो है जहाँ तक गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस हिसाब से उसका स्पॉट भी मूव कर जाता है। तो इस तरह से अपन इस चीज़ को इजीली ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं
कभी कभी क्या होता है कि किसी एक विलायक में कुछ पदार्थों के RF वैल्यू का मान में बहुत कम अंतर होता है, और बहुत कम अंतर होने के कारण क्या होता है कि इनके स्पॉट्स जो है अलग नहीं हो पाते, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे ये स्पॉट अलग नहीं हो पाए, तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी पेपर को हम 90 डिग्री घुमाकर और दूसरे सॉल्वेंट सिस्टम में डाल देंगे। तो दूसरे सॉल्वेंट सिस्टम में डालेंगे तो ये हमें सेपरेट दिखाई देंगे, और इस तरह से हम RF वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। RF वैल्यू जो है वो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग अमीनो एसिड्स की लेके देखी गई। तो फिनॉल अमोनिया में RF वैल्यू अलग आती है, और ब्यूटेनॉल और इथेनॉइक अम्ल में अलग अलग आती है। तो ये अलग अलग आना, तो हम जिसमें ज़्यादा बेस्ट सेपरेशन होता है वो सॉल्वेंट सिस्टम उसको हम यूज़ कर लेते हैं। RF वैल्यू में चूँकि दो दूरियों का अनुपात है तथा ये एक शुद्ध संख्या, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो दोनों कट जाते हैं, और चूँकि विलायक द्वारा तय की दूरी सदैव पदार्थ से अधिक होती है, इसलिए RF वैल्यू जो है हरदम यूनिटी से कम होगा। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि RF वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती, और उसमें उसके सॉल्वेंट सिस्टम का जो है उससे एक से कम पाया जाता है। तो इस तरह से हम RF वैल्यू की जो है वो विधायक ये बताना आवश्यक हो जाता है कि RF वैल्यू किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो वो है टेम्परेचर, फिल्टर पेपर या पदार्थ की गुणवत्ता, क्रोमेटोग्राफ बनाते समय उसे सुखाने की विकसित करने की विधि, विलयन व पीएच की सांद्रता, और पदार्थ के मध्य हुई रासायनिक अभिक्रिया। यानी किस किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर, फिल्टर पेपर पर, या हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, सिलिका जेल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी पर, क्रोमेटोग्राम बनाते समय सुखाने या विकसित करने की विधि, विलयन का पीएच सांद्रता, और पदार्थ के मध्य हुई रासायनिक क्रियाओं के पर डिपेंड करती है। ये तो था सारी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसकी कुछ कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो एप्लीकेशन में मेन तो इसकी ये है कि ये बहुत सारे पृथक्करणों की यौगिकों की पहचान आदि में अत्यधिक उपयोग है, जैसे अमीनो एसिड्स, कलर्स, डाइज आदि की पहचान में, निकिल, कोबाल्ट, जिंक तथा मैग्नीज के सेपरेशन में, निकिल को कॉपर, कोबाल्ट और जिंक के सेपरेशन में, आयरन के एल्यूमिनियम के सेपरेशन में, और एल्यूमिनियम के आकलन में। तो इस तरह के सबके सेपरेशन में क्रोमेटोग्राफी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आज अपनी क्रोमेटोग्राफी चैप्टर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत अच्छे से अपन इसको कर सकते हैं। थैंक यू।